अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जनाब, और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से होती चली जा रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले तो जनाब आपको बताएंगे कि जो मामला है बल्ले के हवाले से, तो वो ऐसा लगा कि जो फैसला आया उसके बाद पीटीआई तो जश्न मना रही है, लेकिन नौरीन और उसके हमनवा काफ़ी रो रहे हैं बेचारे। और अब इनका रोना क्या इसका कोई असर होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कानूनी पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा इस फैसले से हटना। बज़ाहिर लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि कानूनी जवाज़ कोई उस तरह से है नहीं है। अब अगर इसको बिल्कुल ही एक बेहुदा किस्म के किसी फैसले से उड़ाने की कोशिश की जाएगी तो वो इस तरह का कंट्रोवर्शियल मामला हो जाएगा कि उसके ऊपर फिर डाइजेस्ट करना उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बज़ाहिर, क्योंकि देखिए बाकी केसेस में तो आप जो भी कर रहे हैं वो आप जेल की दीवारों के अंदर कर रहे हैं, कोई ओपन हेयरिंग तो हो नहीं रही है, तो इसलिए वहां पर आप जो भी कर लेते हैं वो बाहर उस तरह से चीज़ आ नहीं पा रही है। लेकिन ये वाला जो केस है ये तो ओपन हेयरिंग में चल रहे हैं, तो इसमें जो कुछ भी हो रहा है, कितने कमज़ोर केसेस हैं, कितने कमज़ोर दलाइल हैं, कितने कमज़ोर फैसले हैं, या इसके बरक्स कितना सही कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले हैं, तो वो फिर वहां पर नहीं टिक रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से एक नया खदशा भी पैदा हो चुका है। वो खदशा क्या है वो आपके साथ शेयर करूंगी। PMLN ने कुछ टिकट्स के भी ऐलान किए हैं, लेकिन खामोशी है, एक तूफानी किस्म की उनकी खामोशी है जो कि टूटने में नहीं आ रही। इसके ऊपर भी बात करेंगे। खबरें तो ये तक आ रही हैं कि कहीं नून लीग ही इलेक्शन का बॉयकॉट ना कर ले, यानी बॉयकॉट करवा रहे थे ये पीटीआई से कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि पीटीआई खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाए। और अब खबरें उल्टा ये आनी है कि जी कहीं PMLN ही ना मैदान छोड़कर भाग जाए। तो वैसे मैदान छोड़कर भागना तो दूर की बात है, पहले कोई मैदान में आएगा तो मैदान छोड़कर भागेगा। सूरत हाल तो इस वक्त तक ये है कि कोई मैदान में आ ही नहीं रहा है, उनकी तरफ से आने कोई तैयार नहीं हो रहा, तो खींच खींच के उन्हें मैदान में लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी वो मैदान में आ नहीं रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जरा तफसील से बात करेंगे। और जनाब इमरान खान साहब ने जेल में एक अहम पैगाम दिया है, और उस पैगाम के बारे में अलीमा खान साहिबा ने बताया, और उसके अलावा भी फिर पीटीआई के वकला भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये सब चीज़ें हैं जनाब, और आपको बताएंगे कि जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा था उसके बाद उसकी मजीद अभी एपिसोड्स लग रहा है कि आनी बाकी हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जरा बल्ले के निशान की बात हो जाए जी। मिल तो गया निशान, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इसको अपडेट नहीं किया, और वहां पर अभी तक भी पीटीआई को बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया, ना कोई उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन है उसको कोई वहां पर अपडेट किया गया। तो बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि तौहीने अदालत हो रही है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर तो इस तरह की बहुत से प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही पीटीआई की तरफ से कोई ये इंदिया दिया गया कि वो कोई इस मामले को लेके अब तौहीने अदालत की रिपोर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन इस फैसले का जायज़ा ले रहा है, और उसके बाद जब वो फैसला कर लेगा कि उसने इनके खिलाफ अपील करनी है या नहीं, तो फिर उसके बाद शायद उनकी तरफ से हतमी तौर पर इस फहरिस्त को अपडेट भी किया जाए, और अगर वो जा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट तो फिर शायद उसको फिलहाल वो अपडेट नहीं करेंगे। इसके लिए एक अहम इजलास ज़रूर बुलाया गया है, और ख़बर यही है कि अगर उसने इस इजलास में ये तय कर लिया, बल्कि यूं कह लेंगे उन्हें ये कह दिया गया कि जाओ भाई जाके सुप्रीम कोर्ट में कर दो पिटिशन, तो फिर तो वो जाके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर देंगे। अब उसके चैलेंज करने से पहले जाहिर है कि फिर सुप्रीम कोर्ट से मामलात देखना पड़ेंगे कि वहाँ से क्या ओके की रिपोर्ट है या नहीं, तो उसके बाद ही इसके ऊपर जो है हतमी फैसला आएगा। तो बज़ाहिर जनाब ये जो मामला है अभी 1-2 दिन का मजीद बाकी है, लेकिन अब इतना ज़्यादा वक्त अदालतों के पास भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 13 जनवरी को हतमी फहरिस्तें और ये सब चीज़ें जो हैं फाइनलाइज करनी है इलेक्शन कमीशन को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, और ऑलरेडी ये थोड़ा सा लेट ही चल रहे हैं।
تو اب 13 जनवरी की डेट से पहले ये सब कुछ फाइनल करना है, उम्मीदवारों को टिकट भी मिलने हैं और जो उम्मीदवार जिस निशान से लड़ रहा होगा वो फाइनल उसकी लिस्टें जारी होंगी और फिर उसके बाद बैलेट पेपर्स की छपाई का मामले की तरफ बात जाएगी। तो अब ये सब कुछ करने में आपको पता है फिर 2 दिन का ही बीच में वक्त बाकी रह जाता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपील में जा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फौरी वो अपील सुननी भी पड़ेगी और उसी दिन फिर उसके ऊपर फैसला भी देना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर चूंकि अभी तक जो फैसला है वो चूंकि पीटीआई के हक में है तो फिर उस फैसले के ऊपर ही अमल दरामद करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त की लीगल भी सिचुएशन है और पॉलिटिकल भी। अब जैसे ही ये मामला क्लियर होगा साथ ही एक मामला और क्लियर हो जाएगा, वो ये होगा कि क्या फिर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। ये वो सवाल है जो कि अभी तक भी बहुत से लोग बड़ी गैर यकीनी के साथ एक दूसरे से पूछते रहते हैं, क्योंकि अभी तक भी लोगों को यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को पोलिंग होगी या नहीं होगी। और उसकी वजह यही है कि बहुत सारे एंकर्स के तवस्सुत से भी इस्टेब्लिशमेंट ये बात पहुंचा चुकी है कि जब तक उनकी मन मर्जी के मतलूबा नताइज पहुंचने का यकीन नहीं होगा तब तक तो इलेक्शन नहीं होंगे। और बल्ले का निशान पास होने से तो ये जो मतलूबा नताइज हैं उनकी पहुंच से और भी दूर हो गए। तो इस वजह से अगर बल्ले का निशान बाकी रहता है तो इसका मतलब ये कि फिर इलेक्शन बाकी नहीं रहेगा। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि ये तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि पीटीआई को इक़्तिदार में आने दिया जाए। तो उसके लिए फर्दर ये किया जाएगा कि शायद इलेक्शन को ही डिले कर दिया जाए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एस्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, क्योंकि अब ये इतना भी आसान नहीं है कि वो किसी भी वजह से इलेक्शन को डिले कर दे। क्योंकि पीछे से हम देखते हैं कि फिर जो इंटरनेशनल प्रेशर आता है, आईएमएफ का प्रेशर आता है, बाकी इदारों का प्रेशर आता है, पैसे नहीं मिलते हैं, दोस्त ममालिक मदद नहीं करते हैं, कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी फिर पेंडिंग रह जाती हैं, लटक जाती हैं। और पैसे की जरूरत तो बहरहाल है, क्योंकि हमें तो पहले ही ये बीच में थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना वो ऑक्सीजन के लिए एक छोटा सा डोज मिला था आईएमएफ से, जिससे हम थोड़ा सा चल पड़े मजीद 6-8 महीने, वरना देखा जाए तो काम तो हमारा पहले ही खराब हो चुका हुआ था। तो अब दोबारा हम उसी पोजीशन पर आने वाले हैं। उससे पहले इलेक्शन में जाना जरूरी है ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए और आके फिर आगे मामलात को चलाए। तो अब बड़ी बुरी तरह एस्टैब्लिशमेंट ऐसे लग रहा है कि फंस चुकी है, क्योंकि अगर इलेक्शन में जाते हैं तो पीटीआई आ जाती है और अगर इलेक्शन में नहीं जाते हैं तो फिर पैसे चले जाते हैं। तो फिर करें तो क्या करें। तो बड़ा मुश्किल है जी इनके लिए इस वक्त ये सिचुएशन। और अच्छा है कि ये भुगतें ये सिचुएशन, जो खुद यहाँ तक ले आए, मुल्क को इस नहज पर ले आए। तो लेट्स सी कि ये कैसे अपने आप को इससे बचाने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ जो इलेक्शन की खबरें आ रही हैं कि जी अगर डिले किया जाएगा उस तरह, तो उसमें अभी तक इस बात का यकीन खुद सियासी जमातों को भी नहीं है। और इसी वजह से आप ये जो फीकी सी कैंपेन देख रहे हैं सियासी जमातों की, उसकी भी बुनियादी वजह यही नजर आती है। सिवाय पीपल्स पार्टी के कुछ जलसों के आपको नहीं नजर आ रहा कि कोई और जमात जो है वो उस तरह से मैदान में उतर रही है। पीटीआई के कुछ अपने मसाइल हैं, उन तो खैर जलसे करने नहीं दिए जा रहे। अब शेर अफजल मरवत साहब ने जरूर ऐलान किया जी कराची और सिंध में हम जलसे करने जा रहे हैं। तो वो तो बहरहाल उनके पीटीआई के अपने मसले मसाइल हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन जो है वो अभी तक हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल मैदान में नहीं उतर रही है, ऐसे जैसे कि अभी भी उन्हें शक है कि पता नहीं इलेक्शन होना है या नहीं होना। तो इसके ऊपर बहुत बात हो रही है। अब तो खुद उनके जो हामी सहाफ़ी हैं वो तक तनकीद कर रहे हैं कि भाई क्यों आपने अपने आप को बंद किया हुआ। मैंने भी कुछ दिन पहले प्रोग्राम में यही तबसरा किया था कि इमरान खान साहब तो चले जेल में बंद हैं, लेकिन इमरान खान की मुकाबिल नवाज शरीफ साहब ने खुद को खुद ही जेल में बंद किया हुआ है। खुद साख्ता नज़रबंदी है उनकी कि वो बाहर नहीं निकल रहे ड्राइंग रूम से। अब ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस है कि जी हमें जरूरत ही नहीं कैंपेन करने की, हमें जिन्होंने जितवाना है उन्होंने ही जितवाना है, अवाम ने तो हमें जितवाना नहीं, लिहाजा उनके पास जाने की जरूरत क्या है। और या फिर ये एक खौफ भी है कि जनाब ठीक है पहले हमारे मामलात सेटल हो जाए, क्योंकि पहले इन्होंने लारा लगाया हुआ था कि जनाब नाअहली वाला मसला खत्म हो जाएगा तो निकलेंगे, टिकटें बांट दी जाएंगी उस पर भी फोकस है तो निकलेंगे। अब ये सारे काम भी हो गए हैं, केसेस खत्म हो गए, नाअहली भी खत्म हो गई, टिकटें भी बट गई, सारी मीटिंग्स भी हो गई। अब तो कुछ बाकी नहीं रह गया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया कि आपने अवाम में जाना है। हालांकि ये इन सब कामों के साथ ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि ये काम साथ साथ नहीं हो सकता था। बीच में आप ऑन एंड ऑफ जलसे करते, मिलते मिलाते, जो कुछ भी करते, कन्वेंशंस करते, लेकिन साथ साथ अपने बाकी काम भी करते। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये असल वजह ये नहीं है कि ये मसरूफियत थी और इस वजह से वो नहीं मिल पा रहे थे। असल मसला ये है कि या तो अवाम में जाना ही नहीं चाहते और यहाँ जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। तो दोनों सूरतों में अवाम से कटे हुए हैं और बग़ैर अवाम के चाहते हैं कि ये वज़ीर आज़म बन जाएं। तो
अब इनकी सोच पर मातम ही किया जा सकता है। इस तरह की जमहूरियत का फिर फ़ायदा भी क्या है। उल्टा अब ये रोना धोना मजीद शुरू हो गए हैं कि जनाब भल्ला क्यों दे दिया है। मैं आज देख रही थी बहुत से लीगी रहनुमाओं ने फिर से पेशावर हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर तनकीदी सिलसिला शुरू किया हुआ था, उनकी किरदार कुशी की जा रही थी। ये मशवरे दिए जा रहे थे कि भाई आप खुद भी इलेक्शन लड़ ही लें बैट के निशान से, ये वो। तो बंदा पूछे भाई आपको किस बात की तकलीफ हो रही है, आपका तो लेना देना ही नहीं है। या तो ये होता ना आपका निशान होता और लेके पीटीआई को दे दिया गया होता, तो फिर तो समझ में भी आती थी कि आप भी मुतासिर हो गए, ओहो आपकी चीज़ थी जो उन्हें दे दी तो आपको फ़र्क पड़ा उससे। उनका निशान है, उनके पास रहता है तो उन्हें फ़र्क पड़ता है, अगर उनके पास नहीं रहता तो उन्हें फ़र्क पड़ता है। आपका तो बीच में कोई किस्सा ही नहीं है, ना कोई लेना देना है, तो आप बीच में हैं वहीं आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो वो फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि इनको कोई मसला है, फ्रस्ट्रेशन यही है कि बैट का मतलब है फिर जीत का निशान, और यही चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस वजह से उसके अपने तौर पर जितनी ये चालबाजियां करते हैं, जब वो चालें नाकाम होती हैं किसी भी वजह से, कहीं कोई जज खड़ा हो जाता है, कहीं कोई और वाक़या हो जाता है, तो फिर ये अपना सर पीटते हैं कि अब हम क्या करें। तो इसलिए मैं कह रही थी कि नौरीन ही नहीं सिर्फ रो रही बल्कि उनके हम नवा भी सबके सब रो रहे हैं बैट मिलने पर। अब इनको चुप करवाने के लिए क्या काजी फायज ईसा साहब ये बैट दोबारा से छीन के पकड़ा देंगे उनके हाथ में। ये अब 2-1 दिन की कहानी रह गई है, ज़्यादा लंबा मसला अब ये चलने वाला है नहीं। 15 जनवरी तक काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, बैट का निशान है या नहीं है, और काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा कि आने वाले इलेक्शन का मंजरनामा भी क्या है। तो ये जनाब 15 जनवरी को कम से कम 2-4 अहम मेन सवालों के जवाब आपके सामने आ चुके होंगे। अदरवाइज़ ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अभी PMLN को जब से ये बैट का मसला हुआ है तब से उन्होंने अब इस पे भी ऑप्शन पे गौर शुरू कर दिया कि वो खुद ही ना कहीं बॉयकॉट कर दें। ये खबर तो मार्केट में आ रही है, लेकिन मैं वैसे इस पे ज़्यादा कोई बिलीव नहीं कर रही कि वो इस मौके के ऊपर इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट की फुल सपोर्ट उन्हें हासिल है इस वक्त, तो वो चाहते हैं कि भरपूर फ़ायदा उठाएं इस्टेब्लिशमेंट और PTI की लड़ाई का। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन मौका तो इस इंतज़ार में उन्होंने 3.5 साल गुजारे थे इमरान खान की हुकूमत के, तो वो मौका अब जब आया उनके हाथ में तो वो क्यों जाने देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बॉयकॉट करेंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे कितना ही आइन के साथ खिलवाड़ करके, जमहूरी रिवायात का मजाक उड़ा के, या कितना ही नीचे गिर के अखलाकी तौर पर भी, लेकिन अगर उन्हें कोई भी कामयाबी उसमें मिलती है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी बॉयकॉट की तरफ सोच रहा है। तीनों बड़ी जमातों में से कोई भी बॉयकॉट का ऑप्शन नहीं सोच रहा है, चाहे PTI जो इतने मुश्किल हालात में है वो भी नहीं सोच रहे हैं, और PMLN भी नहीं सोच रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बॉयकॉट की तरफ जाएंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मियाँ साहब की परेशानी बहुत बढ़ गई है, और वो कहीं ये ना सोचने पे मजबूर हो जाएं कि उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो रही है और उन्हें जाना है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त ही रहना पसंद करते हैं जब वो वज़ीर आज़म हो, वरना फिर कुछ ख़ास रहना पसंद नहीं करते। तो जनाब ये तो अभी कुछ दिनों में मामला तय हो जाएंगे। PMLN ने कुछ टिकट्स का ऐलान कर दिया है। बहुत ये बात होती थी कि जी इमरान खान जो है अपने जो करीबी लोग हैं या जो वर्कर्स हैं नजरियाती, उनको टिकट नहीं देते। PMLN का भी यही हाल है, और कुछ रही सही कसर ये, एक तो पहले ही वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपनी फैमिली और उनके जो खास मुलाजिम हैं उन्हीं को नवाजते हैं हमेशा, और अब रही सही कसर ये है कि इतनी सी आज़ादी भी नहीं है बेचारी PMLN के पास कि अपनी मर्जी से अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर सके। तो बहुत प्रेशर है उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सारे उम्मीदवारों को एडजस्ट करने का, और अभी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो उनके उम्मीदवार हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है और करना पड़ेगा मज़ीद, क्योंकि उनके जो सीट एडजस्टमेंट के मामलात हैं उनकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं किसी को करना पड़ रहा है सेट। तो अभी भी खबर आ रही थी कि गुलाम सरवर खान साहब को शायद सीट एडजस्टमेंट की वजह से उनके मद्दे मुकाबिल फ़िलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। हालांकि गुलाम सरवर खान साहब जो है वो बड़े माजी में जिसको कहते हैं बहुत ही PMLN के खिलाफ हार्श किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे चुके हैं, लेकिन शोमई ये किस्मत के इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एहसन इकबाल साहब टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं, जबकि दानिया अल अजीज साहब को चुप करवा दिया गया है। इसी तरीके से और भी कुछ जगहों पर ऐसी ही खबरें आ रही हैं। तो टिकट्स की तकसीम के ऊपर PMLN में भी एक गड़बड़ है और एक अनरेस्ट भी है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कौमी असम्बली की तकरीबन 7 और पंजाब असम्बली की तकरीबन 11
صرف اتنی سی نشستیں ہیں جو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی. اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی جہانگیر ترین نے عمران خان کی حکومت بنوائی، جہانگیر ترین نے اگر نہ کردار ادا کیا ہوتا، ان کا جہاز نہ اڑا ہوتا، وہ بندے نہ لے کے آئے ہوتے تو عمران خان کی حکومت نہ بنتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ حکومت تو 172 نشستوں سے بننی تھی عمران خان کی، لیکن اپنی حالت یہ جہانگیر خان ترین کی کہ صرف ان کے پاس امیدوار ہی کوئی 7-8 ہیں، تو اسی کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. تو 7-8 امیدواروں سے جو ہے وہ کیا کنگ میکر بنے ہوئے تھے، یہ جو پورا ایک متھ ہے وہی کھل کے سامنے آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جناب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی آج آ کے یہی باتیں کر رہے تھے کہ جناب یہاں پہ ہمیں کوئی مد مقابل نظر ہی نہیں آ رہا. اور حالانکہ وہ خود بھی آج انہوں نے جلسہ کیا، میرا خیال ہے کچھ عشائیے کا یہ اہتمام تھا، لیکن بہرحال گڈ فار بلاول کے کم از کم وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، لوگوں میں جا تو رہے ہیں. پتہ تو سب کو یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی سے نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہی چاہیے کہ وہ رابطہ تو جاری رکھے نا، کوشش کرتا رہے. تو یہ اچھی ان کے اینڈ سے ایک حکمت عملی کہ کم از کم وہ عوام میں جا تو رہے ہیں، ورنہ تو یہاں تو کوئی ان کو قابل ہی نہیں سمجھ رہا کہ عوام کے پاس بھی جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک اہم پیغام دیا ہے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو، اور انہوں نے ایک پرانا انکشاف ریویل کیا ہے اس وقت. باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو اگست 2022 میں ایک ڈیل آفر کی کہ جناب اگر آپ رجیم چینج کے اوپر احتجاج کرنا چھوڑ دیں، اس کی بات کرنا چھوڑ دیں، تو پھر ہم آپ کو جو ہے ایک ڈیل دے سکتے ہیں، آپ کو 2/3 میجورٹی بھی مل سکتی ہے، آپ کو الیکشن بھی مل سکتا ہے، واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ جلسے جلوس اور احتجاج کا سلسلہ کنٹینیو کیا تو پھر ہم آپ کو 30 نشستیں بھی نہیں جیتنے دیں گے. تو یہ ایک ایسی آفر تھی جو کہ دھمکی آمیز آفر تھی کہ آفر ہی لے لو ورنہ پھر آپ کا جو معاملہ ہے وہ مزید خراب ہو جائے گا اور آپ کو 30 نشستیں بھی نہیں لینے دی جائیں گی. اب عمران خان صاحب نے آف کورس ان کے بقول اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ صاف شفاف الیکشن کرائیں، مجھے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. اس کی نتیجے میں 2/3 سے آؤں میں نہ آؤں وہ عوام کی چوائس ہوگی، لیکن آپ صرف صاف شفاف الیکشن کروا دیں. اور میرا خیال ہے غالباً یہ اسی وقت کی بات ہے کہ جب ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد اس کا شور بھی اٹھا تھا. اور پھر خان صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ ملاقات تو ہوئی ہے لیکن وہ شاید زیادہ اس کے اوپر بات نہیں اس وقت کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اب انہوں نے یہ ریویل کیا ہے اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کے تھرو کہ اس وقت بات چیت کیا ہوئی تھی. جنرل باجوہ کے حوالے سے میرا اندازہ ہے کہ وہ کافی ڈیل میکر قسم کا انسان تھا اور اسی لیے انہوں نے ہر چیز کو ادھر سے ان کے ساتھ بھی گفتگو اور ڈیل شیل چل رہی تھی، ادھر سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گفتگو اور آفرز چل رہی تھیں. تو بیچ میں تو اپنا ہی ظاہر ہے ایسا بندہ فائدہ چاہتا ہے، لیکن ان کا جو مینٹالٹی نظر آتی ہے وہ اسی ٹائپ کی نظر آتی ہے کہ جہاں ان کا فائدہ ہو جائے وہ کسی کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہو سکتے تھے اور کوئی اتنے کٹر نہیں تھے شاید اپنے نظریات میں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے جب تک وہ آرمی چیف رہے عمران خان صاحب یہ ہے کہ گرفتار بھی نہیں ہوئے، جلسے جلوس بھی کر رہے تھے. 25 مئی کا ایک انسیڈنٹ ضرور برا ہوا تھا لیکن ادروائز اس طرح کے حالات نہیں تھے جو اس وقت بعد میں پھر ہم نے ایک بدترین انسانی حقوق کی پامالیاں دیکھیں. اور اب تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کینیڈین پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بات بھی ایون ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ پھر ہم نے ان کے بعد دیکھا. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائپ کے تھے آدمی کہ جو کم از کم ڈیلز آفر کر رہے تھے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو ویسے بھی انہیں ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے پھر اس وقت تک کہ وہ ابھی کہہ تو رہے ہیں لیکن بعد میں یہ بدل جائیں گے، مکر جائیں گے. ظاہر ہے جب آپ ایک بندہ اتنا آپ کو دھوکہ دے تو پھر اس کے بعد آپ کیسے اسے ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے تو خان صاحب نے ایک تو انہیں ویسے بھی ٹرسٹ نہیں کیا اور پھر اس کے بعد ویسے بھی اس وقت تک خان صاحب اتنی مضبوط پوزیشن میں تھے کہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر وہ صرف فری اینڈ فیئر الیکشن بھی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ تو ان کی آٹومیٹکلی بن ہی جائے گی. تو اس لیے بھی انہیں ضرورت کیا تھی کہ وہ پھر ڈیل کر کے بناتے. انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اب اتنے کمفرٹیبل ون پوزیشن میں ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے باجوہ صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کی، اس لیے وہ اس اپنی اصول کے اوپر اسٹرکٹ رہے کہ جناب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں. لیکن انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا جس کے اوپر لوگوں نے ان کے ساتھ لبیک کہا وہ نیریٹو اس کو وہ بیچ دیں، میجورٹی کے عوض وہ بات کرنا چھوڑ دے. تو آپ نے دیکھا کہ ابھی اکانومسٹ میں جو آرٹیکل بھی انہوں نے لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے وہی بات دہرائی ہے. تو بیسکلی جو وہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اقتدار کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں، صرف وزیر اعظم بننے کے لیے کر رہے ہیں،
تو ایسا تھا تو پھر اگر یہ واقعی بات درست ہے، اول تو میرا خیال ہے باجوہ صاحب اس کی کر سکتے ہیں تردید بھی تصدیق بھی، تو اگر واقعی باجوہ صاحب یہ کہہ رہے تھے انہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اقتدار تو انہیں مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے اصول کے اوپر کیا واقعی اتنے آگے مصیبتیں جھیلیں اور سارا کچھ برداشت کیا، یا پھر باجوہ صاحب ہی اس پہ کلیئر بتا سکتے ہیں سٹانس کہ انہوں نے انہیں آفر کیا کی تھی تو پھر اسے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مشکلات بھلے آئی ہوں چاہے آفرز ملی ہوں، دونوں صورتوں میں عمران خان صاحب ابھی تک تو اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور اپنے نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہی ان کی اس وقت کامیابی کی وجہ بھی ہے کہ آج تک اتنی مشکلات کے باوجود بھی اگر لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے نظریے پہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ آج اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑے ہوں گے. تو بہرحال خان صاحب نے ایک اپنی تاریخ رقم کی ہے اور ایک الگ سے اپنی ہسٹری بنائی ہے اس سارے جد و جہد کے دوران، اس ساری تحریک کے دوران. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اب وہ عصر کے وقت جو ہے وہ آ کے روزہ توڑیں گے. تو یہ آخری اب مرحلے ہیں، کہیں پہ آفر دی جا رہی ہے، کہیں پہ ڈرایا جا رہا ہے، کہیں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، زیادتی کی جا رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ یہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.